कि रोहिंग्यों की आड़ में कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो नहीं इसमें कहीं शिकार कर रहे हैं। सो माई कंसर्न इज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई तो उठा के ले लीजिए उनको, जहां ले लेना है ले लीजिए। ना तो ये ह्यूमंस का मसला है और ना ही राइट्स का, ये मसला है नेशनल सिक्योरिटी का, और इसे नेशनल सिक्योरिटी की ही तरह डील करना चाहिए। We cannot compromise our national identity for the sake of few thousand refugees. Refugees are not a charity case, they are also a security risk. और इलीगल इमिग्रेंट कोई भी हो, उसे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानती है कि जो है उसको भूखा नहीं मार सकते, तो पर अपने वालों को भूखा मार दे क्या? इस बात को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। केवल और केवल अगर जम्मू प्रोविंस में सेटल किए जा रहे हैं तो एक बहुत चिंता का विषय है। तो यानी जम्मू अगर एक हिंदू मेजॉरिटी टाउन है तो इसे कुछ समय के बाद हिंदू माइनॉरिटी कर देना। हमें बड़ा नहीं बनना है दुनिया की नजरों में। देयर शुड बी ए पॉलिसी ऑन दिस, नॉट मियर पॉलिटिक्स। इनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दिया जाए। तो इसके खिलाफ बहुत सख्त पॉलिसी लाने की जरूरत है। तीसरे चौथे दिन स्लोगनबाजी होने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उन्हें यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट राइट्स नहीं थे, लेकिन एक दूसरे मुल्क से इलीगल तरीके से घुसे हुए लोग यहाँ पे आके अपने पैर पसार रहे हैं और उसे कंडोन किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के नाम पे उस पे तरह तरह के भाषण सुनाए जाते हैं। रोहिंग्या यानी कि जम्मू कश्मीर में बसे हुए वो लोग जो ना तो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे ना ही भारत के। जब हम जम्मू कश्मीर या भारत के नागरिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जब धारा 370 और 35 से थी तब भी ये लोग यहां आकर बस गए, और उस समय भारत के दूसरे राज्यों से लोग जम्मू आते थे मगर बस नहीं पाते थे। तो आखिर इतने सारे बर्मा या म्यांमार से आए हुए लोग जम्मू कश्मीर में कैसे बस गए? और आज जब हम जम्मू कश्मीर में 2024 में पहुंच चुके हैं, जब जम्मू कश्मीर एक यूटी है और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन भी है और जम्मू कश्मीर की पॉपुलर सरकार भी, तो इस समय भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है कि रोहिंग्यास को बिजली पानी देना जरूरी है क्योंकि मामला ह्यूमन राइट्स का है। वैसे तो आज ह्यूमन राइट्स डे भी है, इसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि क्या रोहिंग्या का जम्मू कश्मीर में बसना एक साजिश थी या एक मुद्दा था जो राजनीति के लिए जरूरी था, कुछ खास राजनीतिक पार्टियों या राजनेताओं के लिए। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा, और उसके बाद विकास शेखर शर्मा जो हमारे डायरेक्टर भी हैं वो भी जुड़ेंगे। अंकुर जी इस सब्जेक्ट के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा काम किया है इस सब्जेक्ट के ऊपर और हर कड़ी को जानते हैं। अंकुर जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि रोहिंग्या इश्यूज पे आपने बहुत काम किया है कि ये जो नॉन लोकल्स हैं इन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर किया जाए, तो आप ही बताइए कि क्या ये साजिश है या एक मुद्दा है और अभी सिचुएशन है क्या? देखिए, रोहिंग्याज इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इलीगल इमिग्रेंट कोई भी हो, उसे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानती हैं। रोहिंग्याज के संबंध में अगर देखा जाए तो आपने ये देखा कि काफी समय से, एक लंबे समय से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्हें बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे सेटल किया जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर के संबंध में हम देखें, जम्मू कश्मीर इज अ टेरर इन्फेस्टेड स्टेट, इट इज अ बॉर्डर स्टेट, इट इज अ स्टेट विच इज सराउंडेड बाय टू आइडियोलॉजिकल स्टेट्स, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ चाइना। तो वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स अगर स्ट्रेटेजिकली केवल और केवल जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर में नहीं, इस बात को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, केवल और केवल अगर जम्मू प्रोविंस में सेटल किए जा रहे हैं तो एक बहुत चिंता का विषय है। और ये सेटलमेंट्स जो है ये नई नहीं है, लेट 1990 से स्टार्ट होके और फिर अर्ली 2000 में भी, और खासकर 2012, 13, 14 के बाद और एग्रेसिव तरीके से आपने इनकी ऑर्गेनाइज सेटलमेंट्स जम्मू कश्मीर में देखी। कहा जाता है, और इनफैक्ट सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी बहुत बार बयान दे दिए कि किस तरीके से म्यांमार और फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल और बंगाल से डायरेक्टली जम्मू रेलवे स्टेशन पे इन्हें उतारा जाता है, और जम्मू रेलवे स्टेशन पे बाकायदा गाड़ियां लगी होती हैं, ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, ऐसे संगठन हैं जो इनको वहां से उठा के प्रॉपरली समाज में सेटल करने का काम करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के संबंध में डेमोग्राफिक चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप
झुठला नहीं सकते, क्योंकि दैट इज विजिबल थ्रू द नेकेड आई ऑल्सो। यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन करना, यानी जो परसेंटेज है लोगों की धर्म के आधार पे उसे बदलने का प्रयास करना, इन सो फार एज सेटलमेंट्स आर कंसर्न्ड। आसान भाषा में समझा जाए तो यानी जम्मू अगर एक हिंदू मेजॉरिटी टाउन है, तो इसे कुछ समय के बाद हिंदू माइनॉरिटी कर देना, मुस्लिम मेजॉरिटी कर देना, या वो दूसरी कम्युनिटी को अधिक संख्या में ले आना, तो ये उस साजिश का भी हिस्सा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके कई दशकों से चल रही है, और आपने देखा है कि किस तरीके से बहुत कम समय में अननेचुरल तरीके से जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज हुई है। अब फॉरेनर्स एक्ट के तहत सरकारों को यह मैंडेट रहता है कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालें। तो लेकिन जब भी ऐसा कोई प्रयास होता है, कार्रवाई होती है, तो आपने देखा है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से इसे ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बना देते हैं। अब ह्यूमन राइट्स केवल एक डायमेंशन है, लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि देश के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून में सरकार को ये निर्देशित किया गया है, इट इज द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपको इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से बाहर निकालना है। ह्यूमन राइट्स 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए हमें समझ आता है, उससे अधिक तो नहीं समझ आएगा। क्योंकि हमने आर्मी हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, उन्हें रोहिंग्यास को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की संज्ञा देते हुए भी सुना है। तो ये केवल ये नहीं है कि केवल मैं कह रहा हूं या हमारा प्रीवियस संगठन इस बात को कहता था, तो देश की तमाम सुरक्षा एजेंसीज, देश की केंद्रीय सरकार, गवर्नमेंट इस बात पे चिंता व्यक्त कर चुकी है। अब जरूरत है कि वो लोग जो इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के रूप में इन फॉरेनर्स को, इन इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ सेटल करने में और इनको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देने में, कि जब भी इनके एविक्शन की बात आए तो छाती पीटना शुरू कर दो, उन्हें भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अंकुर जी, आपकी बात से ये साफ नजर आता है कि है तो ये एक साजिश, मगर इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ पॉलिटिशियंस अपना मुद्दा भी तलाशते रहते हैं और उसको निकाल लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं मौके पर। मगर ये सीरियस इशू है। विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप दिल्ली में भी रहते हैं, लंबे समय से सब्जेक्ट्स पे काम भी करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ उठते बैठते हैं, ये मुद्दे को आप साजिश मानते हैं या पॉलिटिकल इशू मानते हैं? और अगर ये साजिश है तो ये साजिश रचने के पीछे हाथ किसके थे? Deepak, I'll start off by saying national security is not a choice. It's a necessity. We cannot compromise our national identity for the sake of few thousand refugees. Refugees are not a charity case. They are also a security risk. You know, let's set the record straight. Refugees are refugees, not residents. Guests, not citizens. Or in context of Jammu and Kashmir, especially Jammu, what Ankur said, I totally agree with that. इनको एक साजिश के तहत यहाँ लाया जाता है। ये पहले ही रिफ्यूजीज है म्यांमार में, जहाँ उनको बांग्लादेश से भी निकाल दिया गया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स हैं, थोड़ा सुनना चाहिए हमें, उनके तरफ थोड़ा कंपैशनेट भी होना चाहिए, बट नॉट इन अ स्टेट लाइक J&K, जहाँ पे आपको पता है 1947 के बाद प्रोपोगंडा क्या चल रहा है और कैसे जम्मू को नीचे लगाने के लिए क्या क्या किया जाता है। वो वकील हैं, वो कह सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दबी आवाज में आई एग्री विद हिम, देयर इज अ सेट एजेंडा बिहाइंड इट। देखो, जहां तक कंपैशनेट होने का, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात आती है, कल जो उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी, मैं उससे पूरी तरह डिसएग्री नहीं करता कि जो है उसको भूखा नहीं मार सकते, तो पर अपने वालों को भूखा मार दे क्या? मगर विकास, तो ये एजेंडा दीपक देखो, पॉलिटिकल पार्टीज ने, मेरा ना वही सवाल है कि एक तरफ हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, आखिर हम जब इलीगल ह्यूमंस को बसा रहे हैं तो फिर राइट्स की बात कैसे कर सकते हैं? दीपक, उन्होंने कहा ना कैसे इनको लाया गया और बसाया गया। दीपक, हम सोए रहे तब, और अब इस वक्त बात ये आ गई है कि ये छोटा सा जो फुंसी थी वो एक नासूर बन गया है। बट इट्स टाइम वी हैंडल इट विद केयर, बट विद स्ट्रिक्टनेस एंड हार्ड लाइन अप्रोच। बिल्कुल। अंकुर जी, वापस आपके पास आऊंगा, लंबे समय से आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगा कि 491 पानी के कनेक्शन काटे जाते हैं और फिर सरकार के ही एक मंत्री कहते हैं कि नहीं, ये देना जरूरी है, हम इनको पानी और बिजली के बिना नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं ये किसी समाज की जरूरत बन चुके हैं रोहिंग्या। क्या इन्हें बाहर निकालने में जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी कहीं दिक्कत हो रही है? यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस को दिक्कत हो रही है? अगर हो रही है तो क्यों जुड़े हुए हैं ये कुछ लोगों के साथ? देखिए, ये छुपी हुई बात नहीं है कि रोहिंग्यास पेटी क्राइम्स से लेके टेरर एक्टिविटीज तक में इन्वॉल्व हैं।
छोटा बर्मी जो एक आतंकी, घोषित आतंकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे घोषित किया, मारा भी गया, वो बिल्कुल उसका नाम जी। किसी से छुपा नहीं है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में खासकर रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी टू फॉल इन सुसाइड अगेंस्ट द कंट्री, ये बहुत धड़ल्ले से और काफी समय से चल रही है। आप जानते हैं वो संगठन कौन से हैं, अलगाववादी कश्मीर के संगठन हुए या जम्मू कश्मीर बिल्कुल के जम्मू क्षेत्र में भी जो पांव पसार चुके हैं, वो संगठनों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बड़ी बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मीडिया से बातचीत में इन्हें एक्सपोज किया है और उनके खिलाफ संघर्ष भी लड़ा है। तो देखिए, ये एक कैनन फॉडर है उस रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी के लिए। दूसरी चीज, जहां पे उमर अब्दुल्ला ये बात कहते हैं कि जो है उसे खाना और पानी तो देंगे, ठीक है, एक समय तक के लिए समझ आता है, लेकिन क्या आप उसे परमानेंट यहाँ पे सेटल करने के लिए खाना पानी देते रहेंगे? क्या उसकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए आप उसका आधार, उसका राशन कार्ड और कुछ कुछ केसेस में ऐसे लोगों के स्टेट सब्जेक्ट्स भी बना देंगे? ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट अभी नहीं है, लेकिन क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बना देंगे? क्योंकि 2019 से पहले बहुत सारे ऐसे भी केसेस पकड़े गए जिसमें रोहिंग्यास के स्टेट सब्जेक्ट्स तक बनाए गए थे। यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उन्हें यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट राइट्स नहीं थे, लेकिन एक दूसरे मुल्क से इलीगल तरीके से घुसे हुए लोग जो एक सिक्योरिटी रिस्क है, और वहां पे भी जो जिहाद की लड़ाई उन्होंने म्यांमार में लड़ी है, जिसके कारण उनको वहां से भगाया गया, यहाँ पे आके अपने पैर पसार रहे हैं और उसे कंडोन किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के नाम पे उस पे तरह तरह के भाषण सुनाए जाते हैं। ठीक है, खाना देना है, लेकिन फॉरेनर्स एक्ट में क्या लिखा है कि आपको इनको निकालना भी है। अल्टीमेटली आपको इन्हें निकालना है। जहां तक रेफ्यूजी स्टेटस की बात है, जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, तो उसका तो इंडिया सिग्नेटरी ही नहीं है। तो ये जो कार्ड लेके घूमते हैं, उसकी तो लीगल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, स्टैंडिंग कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये दबाव बनाने का प्रयास ना किया जाए। इनफैक्ट पार्लियामेंट का जो कानून है, जो सरकार को निर्देशित करता है, मैंडेट करता है कि आपको इन्हें समयबद्ध तरीके में यहां से शिफ्ट करना है, उस पे चर्चा होनी चाहिए कि कितने समय में इन्हें आप शिफ्ट किए कर सकते हैं। हाँ, उमर अब्दुल्ला अगर ये बात कहें कि 6 महीने में आप इन्हें शिफ्ट करिए, यहां से निकालिए, 6 महीने में जम्मू कश्मीर से कम निकालिए, और 1-1.5 साल के टाइम फ्रेम में आप इन्हें देश से बाहर निकालिए, क्योंकि आपके देश का कानून वही कहता है, तो तब तक के लिए तो हम इन्हें खाना और पानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि ये परमानेंटली यहाँ पे सेटल हो, ताकि रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का शिकार ये बने, तो उनकी जो आईएसआई स्पॉन्सर्ड राजनीति जम्मू कश्मीर में रहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म को पेडल करके ये जो लोग चलते हैं ताकि कश्मीर से वोट बटोर सके, वो चलती रहे। और उसके अलावा जम्मू में इनके लिए बहुत बड़ा वोट बैंक क्रिएट हो सके, वो भी ये सोचते हैं। लेकिन दिस इज एवरीथिंग, जो भी सब ये सोचते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी को ताक पे रख के सोचते हैं। विकास जी, जिस तरह से अंकुर जी ने कहा कि एक बहुत सीरियस इशू है और साथ ही साथ एक सीरियस साजिश भी नजर आती है, एक मतलब आप ये कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्हें बसाया गया। 2017 में जब जम्मू में पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस समय विकास जी एक रिपोर्ट आई थी सरकार की तरफ से असेंबली के भीतर, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जम्मू के भीतर 5000 से कुछ ज्यादा परिवार रोहिंग्यास बर्मीज परिवार हैं, और कश्मीर में भी कुछ 3000 से ज्यादा परिवार हैं, और जम्मू में कुछ इलाके चिन्हित किए गए थे, जैसे बठिंडी, सुंजवा, तालाब तिल्लो, विजेता नगर, की यहां पर ये लोग अलग अलग तरीके से बसे हुए हैं। उसके बाद यहां से इन्हें डिपोर्ट करने की जब बात आई लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन के तहत, तो हीरानगर की जेल में इन्हें यहां से शिफ्ट किया गया कुछ परिवारों को। मगर आज भी अगर देखा जाए, एक नॉन रिकॉर्डेड रिपोर्ट यह कहती है कि करीबन 20,000 के करीब रोहिंग्या अभी भी जम्मू में रह रहे हैं, और एक बर्मीज मार्केट पूरी तरह से जो है वो नरवाल इलाके में है, और ये लोग अब जम्मू में इस तरह से घुस चुके हैं कि जो इनके 10-15 साल के बच्चे होंगे, जो जनरेशन आज की है, जो यहीं पैदा हुए, वो कहीं ना कहीं यहाँ की भाषा भी बोल रहे हैं, यहाँ का पहनावा भी पहन रहे हैं, और यहाँ के फ्लेवर में मिक्स भी हो चुके हैं। मगर वो ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और हो जाएंगे, जैसे अंकुर जी ने कहा, क्राइम में भी इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि पहले इन्हें चिन्हित करना चाहिए, गिनती हो, और फिर डिपोशन को लेकर सरकार बात करे?
दीपक, दिस इज टाइम फॉर गवर्नेंस, नॉट ग्रैंड स्टैंडिंग। हमें बड़ा नहीं बनना है दुनिया की नजरों में। देयर शुड बी ए पॉलिसी ऑन दिस, नॉट मियर पॉलिटिक्स। इनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दिया जाए कि इनके कार्ड चेक किए जाए, उनका चेक किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ रोहिंग्याज नहीं है, इनके साथ अदर क्रिमिनल्स मे बी फ्रॉम दिस कंट्री और बांग्लादेश हैव क्रेप्ट इनटू दिस। मिलिटेंट्स इज द, मतलब बहुत बड़ा वर्ड होता है, पर पीपल हु वांट टू डू रॉन्ग हियर हैव जस्ट स्नीक्ड इनटू आवर जम्मू टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो इसके खिलाफ बहुत सख्त पॉलिसी लाने की जरूरत है। तीसरे चौथे दिन स्लोगनबाजी होने से कुछ नहीं होगा। दिस इज टाइम टू गवर्न, नॉट मियर डू पॉलिटिक्स। चाहे वो सेंटर हो, चाहे उमर अब्दुल्ला, देखो सिर्फ उमर अब्दुल्ला पे इस पर इसका दायित्व नहीं है। 2019 से आप भी जानते हैं, लेट्स नॉट क्लोज आवर आईज टू अ बिगर थिंग दैट वी हैव एलजी रूल एंड होम मिनिस्ट्री एंड सेंटर हैव द whip in their hand. It's time to act, not make mere promises in the parliament and on public forums. I'm not against a strict policy on this. जल्दी से जल्दी एक्शन हो, बिकॉज सी जम्मू का जो सोशल फैब्रिक है इसमें कहीं ना कहीं उसको भी खतरा है, और एक पेरिफेरी पे ये लोग एनसर्कल कर रहे हैं, और कौन लोग करवा रहे हैं ये भी अंकुर जी जानते हैं। और इनको ये लोग उन लोगों के लिए चीप हाउस हेल्प्स भी हैं, और मिसयूज अगेंस्ट हिंदुइज्म का भी एक एजेंडा है इसमें। तो इसके लिए जितने कम शब्दों में किया जाए, इट्स टाइम फॉर गवर्नेंस एंड हैविंग अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑन दिस। अंकुर जी, आपने बहुत लंबे समय से इस सब्जेक्ट पे काम किया है, ना सिर्फ काम किया है बल्कि कोर्ट में एक लड़ाई भी लड़ी है कि इन लोगों को यहां से बाहर किया जाए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं कि पहले इस बात की जांच होगी ये लोग यहां आए कैसे, या फिर पहले इनको डिपोर्ट करने की बात की जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि यहाँ के कौन से लोग थे जिन्होंने इनको बसाया? नहीं, देखिए दोनों ही पहलुओं पे काम किया जाना चाहिए, और ये स्टेप 1 या स्टेप 2 नहीं है, साइमल्टेनियसली भी किया जा सकता है। लेकिन कानून के तहत जो मैंडेट है वो इन्हें आइडेंटिफाई करके, क्वारंटाइन करके, एक जगह पे रख के, एक टाइम फ्रेम में, टाइम बाउंड मैनर में डिपोर्ट करने का है। दैट इज द मैंडेट ऑफ द लॉ। वो कानून आपको निर्देशित करता है, तो कानून की पालना होनी चाहिए। पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया फॉरेनर्स एक्ट है, कानून है। यूनाइटेड नेशंस की कोई भी कन्वेंशन हमारे आड़े नहीं आती। वी आर नॉट सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, जिसका सहारा लेके ये कार्ड्स वगैरह लेके घूम रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि उसकी कानून की दृष्टि में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। और ऑब्वियसली जो मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, जो इन्हें ना केवल बसा रहे हैं बल्कि रेडिकलाइज करके अलगाववाद की राजनीति में भी झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, इनके अंदर से आतंकी प्रोड्यूस करने का भी कार्य कर रहे हैं, वहां पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए स्टेट ऑफ इंडिया को एक ब्रॉडर लेवल पे जिहाद को एक वॉर फॉर्म के रूप में समझना पड़ेगा, क्योंकि जिहाद एज अ वॉर फॉर्म हैज डिफरेंट डायमेंशंस, और उसी डायमेंशन में से एक डायमेंशन रोहिंग्यास को रिक्रूट करके यहाँ पे सेटल करके, डेमोग्राफिक चेंज करके, रेडिकलाइज करके, अलगाववाद की लड़ाई जो जिहाद के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को सर्व करने वाली लड़ाई है, उसे करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि फॉर्मल तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज को जिहाद एज अ वॉर फॉर्म भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उसकी तमाम डायमेंशंस पे रिस्पॉन्स तभी वो बिल्ड कर पाएंगे। एज लॉन्ग एज हम डिनायल मोड में रहेंगे कि जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है, जिहाद एक वॉर फॉर्म नहीं है। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को टोटल वॉर्स कहा गया। टोटल वॉर्स मतलब जिसमें अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन, जिसकी कोई सीमा, लेकिन टोटल वॉर से भी ऊपर लेवल पे जाके अगर आप एब्सोल्यूट वॉर किसे कहें और कांस्टेंट अनअबेटेड वॉर कहें, तो दैट इज जिहाद। सो जिहाद इज अ वॉर फॉर्म, और वॉर फॉर्म के संबंध में हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम एक उपयुक्त और ऑप्टिमम रिस्पॉन्स जो है वो इसके अगेंस्ट खड़ा कर सके, ताकि समाधान हो। विकास जी, बहुत बड़ी बात अंकुर जी ने कही कि ये जिहाद का ही हिस्सा है। विकास जी, होम मिनिस्ट्री का सीधा सीधा तहत ये जुरिस्डिक्शन में आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि अमित शाह देश के गृह मंत्री, और गृह मंत्री के तहत ही आते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपको लगता है कि होम मिनिस्टर का और जम्मू कश्मीर के एलजी का बहुत बड़ा रोल है? फिलहाल इस पर जल्द एक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि जिहाद को रोकना बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर में पीस स्थापित करने के लिए। अंकुर ने एक बहुत अच्छी बात कही दीपक, दिस इज अ वॉर, दिस इज नॉट अ बैटल, एंड अ वॉर कॉन्स्टिट्यूट्स मैनी बैटल्स। उसमें सबसे बड़ी बैटल है कि इनके इस तरीके को समझा जाए, इनके इस मॉड्यूल को पूरी तरह क्रैक किया जाए, और वी शुड नेवर बी एट रेस्ट। आज कुछ होता है, स्लोगन्स हो गए, फिर हम ठंडे पड़ जाते हैं। जो ना वॉर्स आर वन ऑन द प्लानिंग टेबल्स, और इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई पॉलिसी लाके इसको ऐसे तरीके से इस चीज को, इसका हल ढूंढने की जरूरत है। दीपक देखो, आज हम कहते हैं 3 महीने हम भूल जाते हैं। अंकुर जी ने भी इसके लिए काफी लड़ाई लगी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जैसी और भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस बात को पकड़कर चलना है और देखना है। ये बहुत खतरनाक चीज है। क्या होता है ना, बीमारी जब शुरू होती है आदमी कहता है कि यार
नहीं नहीं हो जाएगा, ये घरेलू इलाज करा लो, आयुर्वेदिक इलाज हो जाए। नो 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 दीपक, दिस बीमारी नीड्स कीमोथेरेपी। इनका जितना कड़े से कड़ा इलाज किया जाए, और मुझे लगता है टाइम आ गया है। merely saying slogans and taking out protests is not going to solve this. You need concrete solutions, and I think it's high time government should work towards that. चलिए आखिरी सवाल अंकुर आपसे, इस समय क्या पोजीशन है इनकी? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय काम कर रही है इस पर? देखिए, आपने पहले बताया कि हीरानगर के होल्डिंग सेंटर्स में कुछ लोगों को लेके रखा गया है, और इनफैक्ट आज ये जो डिबेट शुरू हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शन के बाद ही स्टार्ट हुई है, जब कुछ वाटर कनेक्शंस डिस्कनेक्ट किए गए, पुलिस की कार्रवाई भी की गई, और शिकंजा जो है कसा जा रहा है। अब ठीक है, इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, लोग राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के चलते, खासकर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज और कांग्रेस इस इश्यू को दूसरे तरीके से भुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करके इस तरीके की पोजीशनिंग करनी चाहिए। कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां पे आप सो कॉल्ड सूडो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म बता के ऐसे लोगों के राइट्स की बात नहीं आप कर सकते, जिनके राइट्स की बात करना ही नेशनल सिक्योरिटी का हनन है। एक डिवाइस्ड प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम डिवाइस्ड है अंडर द एक्ट लीगल फ्रेमवर्क, दे हैव टू बी शंटेड आउट। इनको बाहर आपको निकालना है, उसके लिए ठीक है, हम समझते हैं कि इट्स अ जियोपॉलिटिकल इशू एज वेल, बट बहुत सारा समय होगा और बहुत सारा वाटर हैज फ्लोन डाउन द रिवर, और अभी ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ से इन्हें आइडेंटिफाई करके निकाला जा सकता है। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर म्यांमार वापस भेजने की परिस्थिति नहीं है, तो जो सुप्रा नेशनल एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस और उसकी जो अफिलिएट एजेंसीज हैं, उनके साथ बातचीत करके एक समयबद्ध तरीके में रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये एक सेंसिटिव एरिया है, टेरर इन्फेस्टेड एरिया है, जिहाद का वॉर जोन है, सराउंडेड बाय 2 आइडियोलॉजिकल स्टेट्स है, एक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, एक कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ चाइना है। दोनों को ही अपने एलाइज चाहिए इस धरती के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर में, जो उनके बांग्लादेश जो और जो अपने जो उनके एजेंडा को लेके, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया को अंजाम दें। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसे तत्काल प्रभाव से इन्हें यहाँ से उठा के किसी कैंप में क्वारंटाइन करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर की सरहदों से हजारों किलोमीटर दूर। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद दोनों गेस्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रोहिंग्या जम्मू में बसना एक साजिश या मुद्दा, बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसी साजिश जो बाद में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर बात सीधे साफ है कि ना तो ये ह्यूमंस का मसला है और ना ही राइट्स का, ये मसला है नेशनल सिक्योरिटी का, और इसे नेशनल सिक्योरिटी की ही तरह डील करना चाहिए। और सभी भारतीय नागरिकों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको एक ही लाइन पर, एक ही पेज पे आना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को, अगर बचाना है ऐसी बाहरी ताकतों से। तो बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम से ये समझ आ गई होगी कि फिलहाल जो रोहिंग्या पर सारा बवाल हो रहा है वह हो क्यों रहा है और इसका सलूशन है क्या। तो इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ पाएं कि रोहिंग्या कितना बड़ा खतरा है जम्मू कश्मीर के लिए। बहुत धन्यवाद।